हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी दिनों बाद फिर से अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। जो अपनी सीरीज चल रही थी आरबीएससी बुक्स एनालिसिस, जो सीरीज चल रही थी उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पीछे कुछ एग्जामिनेशन की वजह से मैं बिज़ी था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब से अपने जो है वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। इसी के साथ में मैं कुछ और टॉपिक्स जो है या जैसे अपने थर्ड ग्रेड जो है अपने उसके लिए जो मैथ साइंस के हैं उनको, जो साइंस तो अपने कर ही रहे हैं, एक बार एनसीईआरटी करेंगे, सॉरी आरबीएससी बुक्स एनालिसिस करेंगे, फिर अपने टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस जो है वो अपने प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। और जो आपके मैथ सब्जेक्ट है इसको भी मैं जल्द ही आपके इसी चैनल पे शुरू करने वाला हूँ, बिल्कुल इजी वे में। अपने पहले टॉपिक का जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। कंसेप्ट समझने के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे ये, और इसी में ऐड करेंगे अपने पीवाईक्यूज। बात समझ गए होंगे। तो आज जो अपना टॉपिक है, जो अपना चैप्टर है, वो है प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो देखो अपने टॉपिक लगता है पोषण। क्या टॉपिक लगता है जी? पोषण टॉपिक लगता है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो है ये आज का जो सेशन है वो रहने वाला है। तो अपने शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के जो अध्ययन बिंदु रहने वाले हैं उनमें पहला है भोजन का अंत ग्रहण कैसे किया जाता है। अमीबा के अंदर कैसे जो भोजन है वो उसका ग्रहण करता है, पाचन करता है। घास खाने वाले जंतुओं के लिए जैसे गाय का जो पाचन तंत्र है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम मानव में जो पाचन तंत्र है, फिर भोजन संबंधी अच्छी आदतें जो है उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें भोजन का अंतर्ग्रहण। तो भोजन के अंतर ग्रहण करते हैं। तो भोजन के अंदर लास्ट वीडियो में अपने जो देखा था, भोजन के अंदर क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण जैसे जटिल पदार्थ होते हैं। इसके साथ में एक जो होता है वो अपने क्या होता है जी? जल होता है। इन जटिल पदार्थों को सीधे इस रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदला जाना आवश्यक है। जटिल खाद्य पदार्थों के सरल पदार्थों में परिवर्तित होने या टूटने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो यहाँ आपको पाचन की जो सबसे इजी डेफिनेशन है वो मिल गई होगी कि जटिल जो भोज्य पदार्थ हैं, जटिल जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं उनको सरल भागों में बांटना, यानी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है जी? पाचन कहलाता है। यानी कि जटिल जो आपकी संरचना है, जटिल जो स्ट्रक्चर है उसको सरल स्ट्रक्चर या सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर बदलना क्या कहलाता है जी? उसी को हम कहते हैं क्या? भोजन का पाचन कहते हैं। आगे सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि उनको क्या चाहिए? भोजन मिलेगा, उसी से उनको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, और उसी एनर्जी से वो कार्य करेंगे। पादप जो है अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित अन्य कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इसके आधार पे पौधे जो हैं या जो जंतु है उनको दो भागों में बांटा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और नहीं। जो बना सकते हैं उनको कहा जाता है स्वयंपोषी। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वयंपोषी कहते हैं। और जो स्वयं नहीं बना सकते उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी। क्या कहते हैं बोलो? विषमपोषी कहते हैं। ठीक है जी। अब आगे अपने बात करें तो अन्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आहार के लिए पादपों पर निर्भर रहने वाले जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भोजन के लिए किस पर निर्भर है? पादपों पर। जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे वे शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करते हैं। जंतुओं द्वारा अपनी शारीरिक वृद्धि, विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। वो पाचन की डेफिनेशन थी। ये जो है आपकी जो अभी डेफिनेशन आई है क्या? कि जंतुओं के द्वारा अपनी शारीरिक वृद्धि, विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। इस बात को आपने याद रखना है।
नेक्स्ट है अमीबा के अंदर किस तरह से जो है पाचन होता है या भोजन ग्रहण करता है, वो उसके बारे में चर्चा करें। तो अमीबा जो है जलाशयों में पाया जाने वाला कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमीबा है एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, इनमें से कोई नहीं, ये चीज़ें पूछी जाती है। अमीबा की कोशिका को घेरे हुए एक कोशिका झिल्ली होती है, उसमें एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान एक अनेक संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है। अभी अमीबा जो है निरंतर अपनी आकृति या स्थिति बदलता रहता है, उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है। अमीबा की कोई भी निश्चित आकार नहीं होता साथियों, ठीक है। यह एक अथवा अधिक उंगलियों के समान प्रवध के निकाले रहता है, जिन्हें पादाप कहते हैं, जो इसे गति करने और भोजन पकड़ने में सहायता करता है। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हो ना अमीबा की, कुछ इस तरह से आपके स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलती है। तो ये उंगली जैसी छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर आपको मिल रही है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रवर्ध भी कह देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पादाप भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है अपने को। आगे अगर मैं चर्चा करूं तो अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार के रूप में ग्रहण करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करता है और उसे निगल लेता है। जैसे ये देखो, ये स्ट्रक्चर नीचे दिख रही है आपको, इस तरह से अंगुली संरचना निकल जाती है, ये बाद में संरचना इधर आ जाती है और इसको अंदर कैद कर लेती है। खाद्य पदार्थों को, ये इंपॉर्टेंट है कि खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है जी, एंडोसाइटोसिस कहलाती है, एंडोसाइटोसिस कहलाती है। खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ प्रक्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन में काम आते हैं। बिना पचा अपशिष्ट पदार्थ रसदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस थी ये किसके अंदर होती है, आपके अमीबा में होती है। याद रखेंगे ना अमीबा। चलिए आगे चर्चा करते हैं अपने अमीबा की। ये स्ट्रक्चर है, आपको दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर जो अमीबा की है। आगे है शाकाहारी एवं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। तो जैसे गाय, भैंस या घास खाने वाले कोई और भी जंतु जो है उनके अंदर बात करें तो वास्तव में वह पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय में एक भाग में इकट्ठा करते हैं। आमाशय का यह भाग क्या कहलाता है, रुमेन कहलाता है, जिसको फर्स्ट आमाशय कहा जा सकता है। देखो अपने पाचन तंत्र और इनके पाचन तंत्र में एक डिफरेंस जो है सबसे बड़ा वो यही है कि अपने आमाशय एक ही होता है, इसमें आमाशय के दो भाग होते हैं। अपने आमाशय कितना, एक ही है, इनके आमाशय में दो भाग होते हैं। एक को बोलते हैं रुमेन, क्या बोलते हैं, रुमेन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है दूसरा जो पार्ट है वो अपना जो है सेकंड आमाशय कह दो या नॉर्मल आमाशय जो होता है वही होता है। अब देखो कहलाता है रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं अपने। तो बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। ये भी कई बार पर भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है कि जुगाली करते हैं या जो मुख में वापस लाने की प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं, जुगाली करना या रोमंथन कहलाता है। तथा ऐसे जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। रूमिनेंट बोल दो या रोमंथी जंतु भी कहते हैं, ठीक है जी। आगे है घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। घास में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, यदि आपसे ये पूछा जाता है तो आप कहोगे सर उसमें क्या पाया जाता है जी, सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी, सेलुलोज पाया जाता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। सेलुलोज पाचन करने वाले जंतुओं में आंत बड़ी होती है। जिन जंतुओं की आंत बड़ी होती है वो किसका पाचन कर सकते हैं, सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आए कि जिन जंतुओं की आंत बड़ी होती है वो किसका पाचन कर सकते हैं, सेलुलोज का। या ऐसे भी आ सकता है सेलुलोज का पाचन करने वाले जंतुओं की आंत बड़ी होती है, छोटी होती है, या आंत का कोई इफेक्ट नहीं होता। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है।
आगे रूमिनेंट में क्षुधांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन में उपस्थित सेलुलोज का पाचन इसी अंधनाल में होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे सर इसका पाचन जो है वो अंधनाल में होता है। ठीक है, सेलुलोज को अपघटित करने वाले जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो ये जो आपका सेलुलोज है इसको अपघटित कौन करते हैं, कुछ जीवाणु करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, आपके जंतु जो गाय भैंस वगैरह है इन्हीं में पाए जाते हैं। मनुष्य में ये जीवाणु नहीं है, इसीलिए इनका पाचन जो है, सेलुलोज का पाचन जो है वो एक साधारण मानव नहीं कर सकता है। आगे हम बात करें तो ये आपके सामने गाय की स्ट्रक्चर दिख रही है जिसके अंदर गाय का पाचन तंत्र आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये ग्रसनी है आपकी, ये आपका शुदांत्र हो गया, ये आपका रुमेन हो गया, ये आमाशय है, ये अंधनाल है और ये बृहदंत्र है। तो यहाँ से भोजन खाया, सबसे पहले भोजन जो है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। ठीक है ना, ग्रसनी से ये वाली स्ट्रक्चर जो अलग से इधर दिख रही है ये स्ट्रक्चर जो है रुमेन इसके अंदर आएगा, फिर जो जुगाली करने के बाद इधर आएगा, फिर ये इस तरह से जाएगा शुदांत्र, शुदांत्र के बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये अंधनाल है जिसके अंदर आपके सेलुलोज का पाचन बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा किया जाता है। अब बात करें मानव में पाचन तंत्र, तो मानव के पाचन तंत्र में मुख्य भाग मुख हो गया सबसे पहले, तो आपके फिर आपकी ग्रसिका आ गई, फिर आपके आमाशय आ जाता है, फिर आपके क्या आ जाता है, बृहदंत्र आ जाता है, क्षुधांत्र, सबसे पहले क्षुधांत्र आएगा फिर बृहदंत्र आएगा। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर अपेंडिक्स जो कि एक्स्ट्रा ऑर्गन है, ये शरीर का अतिरिक्त अंग है, इसका कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है जी, कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई काम शरीर में नहीं होता है, वही है ये। इसके अलावा यकृत भी है, पित्ताशय भी है, ठीक है ना। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि वगैरह जो है वो भी होती है। तो ये मेन पाचन तंत्र में यही चीज़ होते हैं, इतने ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो पाचन के लिए कौन सा जो ग्रंथि है वो काम आती है, यकृत ग्रंथि काम में आती है। तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दी, ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है किस तरह से आपके हैं। लास्ट में जो है मलद्वार या मलाशय बोल सकते, पहले मलाशय आएगा फिर मलद्वार आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। पाचन तंत्र के मुख्य भागों की बात करें तो देखो, सबसे पहले मुख और मुख गुहिका, फिर ग्रास नली या जिसको ग्रसिका बोलते हैं, फिर आमाशय आ जाता है, फिर क्षुधांत्र जिसको छोटे आंत कहते हैं, बृहदंत्र यानी बड़ी आंत होती है, फिर मलद्वार अथवा गुद्दा आ जाता है। लास्ट स्ट्रक्चर में यही आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके जो है भोजन के इन भागों से गुजरता है तो साथ साथ में लार ग्रंथि जो कहाँ पे होती है, मुख में होती है। उसके बाद में यकृत आ जाता है, अग्नाशय आदि पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है जिसे हम पाचन कह रहे थे। तो ये जो है कौन बदलता है, आपके पाचक रस जो होते हैं या जिनको आप क्या बोल सकते हो, ग्रंथियां बोलते हैं, जो कि जिनमें से एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम। आगे हम मुख है, मुख गुहिका की बात करें तो मुख गुहिका में अंदर आपके जो काम की चीज़ है वो क्या है, भोजन अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है। ये बात आपने याद रखनी है, किसके द्वारा, मुख के द्वारा। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। मुख गुहिका में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। तो ये आपका जबड़ा दिखा रखा है, ऊपरी और निचला जबड़ा। कुल दांत जो होते हैं मनुष्य में 32 होते हैं, जिनमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक तो च्वर्णक है, एक अगर च्वर्णक है, एक रदनक है और एक क्या है, कृतनक है। कृतक जो है सबसे आगे के जो दांत होते हैं, ये वाले जो दांत दिख रहे हैं ये कृतक दांत होते हैं। उसके साथ में ये आपके कौन से होते हैं, आपके रदनक जो दांत होते हैं। उसके बाद में आपके अगर च्वर्णक होते हैं और लास्ट में जो होते हैं वो च्वर्णक दांत होते हैं। इस तरह से आपके स्ट्रक्चर जो है वो दांतों की पाई जाती है। ठीक है, ये याद रख सकते हो, दांत है ये। आप अपने मुंह को, जवाड़े को खोल के देख सकते हो। अब कौन से दांतों की कितनी संख्या है देखो। कृतक जो है आपके वो ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में भी 4 होते हैं। इसका काम होता है भोजन को काटना, ये भी पूछा गया है। रदनक 2 होते हैं, ठीक है, 4 नुकीले टोटल, और भोजन को चीरना फाड़ना काम है। अगर च्वर्णक जो है उसका काम, उसके दांत कितने, 4 होते हैं, 8 टोटल हो गए भोजन को चबाना। च्वर्णक 6 हैं जिनका काम होता है भोजन को चबाना, यानी 4 दांत है। इसका मतलब ये क्या है कि ऊपरी जबड़े के अंदर जैसे सामने के 4 दांत हैं, फिर 2 दांत है, फिर 4 दांत, 4 दांत है मतलब 2 दांत है ना।
इस तरह से होते हैं। देखो मैं बताता हूँ किस तरह से दांत होते हैं। आपके सामने के जो ये 4 दांत दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये कौन से होते हैं? कृतक दांत होते हैं। उसके साथ में एक एक दांत जो होता है वो रदनक का होता है। उसके बाद में आपके जो हैं, जो दांत हैं आपके कितने हैं? 4 दे रखे हैं। 2 दांत जो हैं आपके वो अगर चौड़नक है, और बाकी पीछे के 3 दांत जो हैं वो आपके कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके चौड़नक। देखो मैं आपको पूरे के पूरे दांत जो हैं उनके स्ट्रक्चर बता देता हूँ, कौन से दांत को क्या कहा जाता है। थोड़ा सा कलर अपने जो है एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। तो देखिएगा क्या दिया हुआ फॉर्मूला आपके पास में ही होता है। देखो हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास में 4 1 2 3, 4 1 2 3, देखो इस तरह से है आपके जबड़ा। तो टोटल 4 दांत जो है यहाँ पे इस तरह से 4, ये दांत जो बीच वाले 2 इधर इस स्ट्रक्चर से, 2 इधर और 2 इधर, ये कौन से हैं? ये आपके कृतक है। कौन से हैं? कृतक दांत है। फिर आपका एक दांत जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? रदनक आ जाता है। कितने दांत है रदनक? एक ही दांत रदनक है, एक। एक इस साइड है और एक इस साइड है, ये भी रदनक है, ठीक है। फिर आपके 2 दांत जो हैं वो कौन से आ जाते हैं आपके? वो आ जाते हैं अग्र च्वर्णक। कौन से आ जाते हैं साथियों? अग्र च्वर्णक आ जाते हैं। फिर आपके ये 3 दांत पीछे बच गए, ये तीनों जो दांत हैं इनको बोला जाता है च्वर्णक। क्या बोला जाता है? च्वर्णक। इसीलिए जो आपका दंत सूत्र है वो क्या होता है? 2 1 2 3, 2 1 2 3, इस तरह से होता है आपका दंत सूत्र, ठीक है ना, आदि दांतों के लिए। कि 2 1 2 3 इस तरह से आपके दांत पाए जाते हैं। जबड़े के 4 हिस्से करोगे तो इस तरह से। बटे भी क्या होता है? 2 1 2 3, ये एक जबड़े का दंत सूत्र है। याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 1 2 3, 2 1 2 3। आगे अगर हम बात करें तो आपके जीभ की बात करते हैं कि आपको कैसे पता लगता है कौन मीठा है कौन खट्टा? तो ये जीभ है, इससे पता लगता है। जो आगे का हिस्सा है वो तो पता लगाता है कि इसका कड़वा जो पदार्थ होता है उसका पता लगता है, ठीक है जी। उसके बाद में ये जो है ये खट्टे का पता लगाते हैं, और ये पीछे पीछे की जो स्वाद कलिकाएं हैं ये पता लगाती है किसका? मीठा जो है उसका पता लगता है। तो कड़वे का पता किससे लग जाता है आपको? इससे लगता है। बात समझ गई ना? सॉरी, ये थोड़ा सा अपोजिट बता दिया मैंने। जो मीठा है उसका पता गलत बता दिया मैंने, वो थोड़ा सा उल्टा बता दिया। दोबारा देखो भैया, दोबारा देखो थोड़ा सा। आपकी ये जो आगे ही आगे की स्वाद के लिखा है ना, ये वाली जो है ये मीठे के लिए होती है भैया। ये किसके लिए होती है? मीठे के लिए। इसीलिए चाय को टेस्ट करते हैं तो सिर्फ आगे वाला हिस्से से ही चेक कर लेते हैं अपने, है ना। हाँ जी। उसके बाद में जो ये एरिया है ये खट्टे को शो करता है। किसको शो करता है? खट्टे को, ये पूरा का पूरा एरिया। उसके बाद ये पीछे का जो एरिया ये कड़वे को शो करता है भैया। ये किसको शो करता है? कड़वे को। तो टेबलेट लेते तो पीछे पीछे रखते हैं और वो कड़वी लगती है, इसीलिए लगती है क्योंकि अपने उसी एरिया पे रखा है जहाँ पे आपको कड़वे का पता लग रहा है, ठीक है। कड़वे को आगे वाले हिस्से से टच करोगे तो इतना कोई ज़्यादा पता आपको नहीं लगेगा कड़वेपन का, ठीक है। आगे देखो, ये मैंने स्वाद के लिखाओं के बारे में आपको बता दिया है। भोजन नली जो है ग्रसिका है, ठीक है। मुख गुहिका से भोजन ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष में से होती हुई जाती है जो कि अमाशय से जुड़ती है, ठीक है ना। भोजन नीचे सरकता है, इसमें कौन सी गति होती है? तो आप बताना, इसके अंदर कर्मा कुंचन गति होती है। कौन सी गति होती है? बोलो, कर्मा कुंचन गति होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रख सकते हो। फिर आपके अमाशय में जाता है, अमाशय यू आकृति का होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी अपने विस्तार से अपने और भी करेंगे इस चैप्टर को जब आपके 10th में टॉपिक आएगा। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चरों के नाम देखने हैं अपने, क्योंकि 7th क्लास के बच्चे को उतना ही तो बताना होता है। अमाशय की आंतरिक सतह से श्लेष्मा निकलता है और एक अम्ल निकलता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और पाचक रस स्रावित होते हैं। श्लेष्मा अमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही ये माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों में क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। ये भोजन दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रसिका, और ये आपका क्या है? यू आकृति का। यू का नहीं कह सकते, इसको जे आकृति का अपने बोल सकते हैं। जे आकृति का आपके अमाशय होता है। आगे क्षुधांत्र है जो कि 6 से 8 मीटर लंबा होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत में से किसकी लंबाई ज़्यादा होती है? तो छोटी आंत क्षुधांत्र की बड़ी होती है, ये याद रखना। ये यकृत
एवं अग्नाशय से स्राव करती है, इससे अतिरिक्त भित्ति से कुछ रस निकलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे होती है, जो अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। ठीक है, ये याद रख लो, ये आंत में आके मिलता है। ये क्षुधांतर में क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे दीर्घरोम या रंसाकुर होते हैं, अंगुली जैसी संरचना होती है, उनके द्वारा अवशोषण करता है। फिर है बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर लंबी होती है, जो कि चौड़ी और छोटी, लंबाई में छोटी होती है, वैसे चौड़ी होती है। ठीक है, वो वैसे पतली थी, लंबाई ज़्यादा थी। ठीक है, तो याद रखना, ये गुदा द्वार द्वारा मल निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहा जाता है। ये तो ये बात आप समझ गए होंगे। एक यहाँ पे अलग से दे रखा है आपके दस्त क्या होते हैं। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल बार बार निष्कासन होता है, जिसे ही को दस्त कहते हैं। ये संक्रमण के कारण होता है। ठीक है ना, संक्रमण के कारण हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप जीवन रक्षक घोल जिसको कहा जाता है यानी ORS जो है वो आप पी सकते हैं। क्या पी सकते हैं, ORS। तो ये बात आप याद रखिए। भोजन संबंधी कुछ आदतें हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आना है, योगा में से भी। तो ये आपका जो है सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चन है देख लेते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कुल कृतक दांतों की संख्या कितनी होती है। सूत्र क्या था, 2 1 2 3 था। ठीक है, कुल पूछा इसने मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं, तो कृतक जो है 2 4 एक में होते हैं और 4 एक में होते हैं, टोटल 8 दांत होते हैं। ठीक है, एक जबड़े में 4 होते हैं ना, टोटल अपने 4 दांत बनाए थे, बीच में से काटा तो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, इस तरह से ऐसे ही ऊपर जबड़े में हो गया 2 2 4 और 4 8 हो गए। पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जिस अंग में होता है वह कौन सा है, वह क्षुधांत्र है। बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ जल और खनिज का जो है वो अवशोषण होता है, जल का। ठीक है, फिर है हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया जिस अंग में पाई जाती है वह है, हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया किस में होती है, आमाशय में होती है। ठीक है, याद रखें इस बात को। तो ये जो है कंप्लीट होता है, बाकी अपनी जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।